प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, आज फवाद चौधरी साहब ने एक और गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पहली मरतबा इक़्तिदार में आया शरीफ ख़ानदान तो उसके बाद से इनके पास इतने पैसे जमा होना शुरू हो गए कि इन्हें पता नहीं चला कि अब हम इसका क्या करें। तो फिर एक्ट लेकर आया गया और उस एक्ट के ज़रिए से ही उस एक्ट ने असल में मदद की पैसे बाहर ले जाने में, बाहर से वापस लेकर आने में। फिर उन्होंने बहुत तफसील से कुछ लोगों के नाम लिए कि किस तरह से टीटीज़ लगी, किस तरह से बाहर से पैसे वापस आए, यहाँ से कैसे गए, किस तरह से मनी एक्सचेंजर्स के थ्रू और हुंडी हवाले के ज़रिए से पैसे जाते रहे और फिर वहाँ से किस तरह से ट्रांसफ़र होते रहे। बहुत तफसील के साथ उन्होंने, और उनके साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी मौजूद थे फवाद चौधरी साहब के साथ। तो हम एक तो शुरू में शो में आपको दिखाएंगे कि इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट जिनका वो जिक्र कर रहे हैं वो एक्ट है क्या और उसकी शिकें क्या हैं जिसके तहत मुआवनत मिलती है किसी शख्स को पैसे बाहर ले जाने और लाने में। इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मरहले में की गई है फवाद चौधरी साहब की जानिब से जबकि कल से एक बड़ा खौफनाक सा या बड़ा सख्त कह लीजिए एक वीक शुरू हो रहा है शरीफ फैमिली के लिए, शहबाज शरीफ फैमिली के लिए। कल और परसों हमजा शहबाज शरीफ को नैब के पास जाना है, फिर अगले दिन यानी 17 तारीख को शहबाज शरीफ साहब की अहलिया मोहतरमा जो हैं उन्हें जाना है वहाँ पर नैब में पेश होना है और उसके बाद फिर उनकी दोनों बेटियों को नैब के सामने जाना है, राबिया और जवेरिया को। तो ये पूरा वीक जो है शरीफ ख़ानदान के लिए सख्त समझा जा रहा है। एक ऐसे मरहले पर कि जब से ये कल से ये वीक शुरू हो रहा है तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत तफसील बताई है कि ये ख़ानदान क्या करता रहा। तो ज़रा देखेंगे कि ये जो कहानी फवाद चौधरी साहब ने सुनाई है इसको ये कानूनी शवाहिद के तौर पर इसकी अहमियत क्या हो सकती है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। फिर कल चीफ जस्टिस साहब ने कुछ शिकवे किए थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है उसकी तरजीह नहीं है कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए और उन्होंने कहा कि इंसाफ का शोबा जो है वो पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब से मैं शुरू करता हूँ, इसके अलावा बाकी मेहमानों का तारुफ मैं भी आपसे करवाता हूँ। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले तो वो जो आपका नैब के साथ एक मामला चल रहा है, आपने अलीम खान साहब के मामले पर एक बयान दिया, उस पर वहाँ से रद्द अमल आया और उनको नोटिस ले लिया गया और कहा गया कि जी आप देखेगा नैब के आप मामला पर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो फवाद चौधरी साहब, एक जिम्मेदार वजीर होते हुए आप क्यों ऐसे बयान देते हैं कि जिससे एक इदारे को ये खतरा लगने लगे कि आप उनके आज़ादाना काम करने वाले इदारे की आज़ादी में रुकावट का बाइस बन रहे हैं? चलिए ठीक है जी, नहीं देंगे, आगे चल। अच्छा, तो जो आपने दिया फिर इसका मतलब आप मान रहे हैं कि गलत किया? ओके फवाद चौधरी साहब जी जी, आगे चलिए। अच्छा चलें, तो आपने जो स्टेटमेंट दी थी फवाद साहब, आप मानते हैं इस बात को कि अलीम आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जो है अहमियत है, मेरा ख्याल है तो हम ऐसे ही तो बस करेंगे। बेसिकली देखिए, जो हमने आज जो बात की है ये इसकी जो अहमियत ये है कि हमने पूरा एक नेक्सस बताया है कि किस तरीके से शुरू से लेकर के अब तक ये मामला चले हैं और हमने आपके सामने रखा है कि कैसे हुदैबिया से ये मामला शुरू हुआ है, हुदैबिया से लेके अब तक ये मामला जो है वो आगे कैसे बढ़ा है। और ये जो टीटी लगवाना या किसी के पैसे बाहर से आना प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पूरे पाकिस्तान के बहुत लोगों के पैसे आते होंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर जो 200 के करीब ट्रांजेक्शन हुई हैं, 200 में से जो 70 लोग जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन की हैं उनमें ज्यादातर लोग या तो गोस्ट हैं और या वो फेक है। तो ये जो प्रॉब्लम है असल में ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम है और इसका जो जेनेसिस है वो ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो या गोस्ट हैं या फेक। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये आपने बिल्कुल तफसील बताई, लेकिन इस तरह की बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी की गई, शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी की गई, लेकिन जब नैब लेकर जाती है अपने शवाहिद को नैब कोर्ट में तो वहाँ जाकर ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती। तो क्या आपकी ये जो आपने आज पूरी तफसीलात बताई हैं इसकी कानूनी हैसियत है नहीं है, इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती नैब अपने शवाहिद के तौर पर? पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त नहीं है कि कोर्ट्स में प्रूव नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में है, वो इस इन्हीं केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग में और SSD और मीन्स के केस में जेल में है और इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मरहले के ऊपर है और वो भी इंशाल्लाह अकॉर्डिंगली प्रूफ है। तो फवाद साहब, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप ये मानते हैं, बताना पसंद करेंगे कि अलीम खान साहब की आप समझते हैं कि ऑपोजिशन के शोर शराबे की वजह से उनको अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मिल रही है? अभी भी आप मानते हैं सर?
जी बिल्कुल, उनका केस की नौयत मुख्तलिफ है, वो 10 साल अपोजिशन में रहे, उनके ऊपर ये केस बनाया गया, जाहिर है उसकी नौयत काफ़ी इससे मुख्तलिफ है। तो सर लेकिन नैब पे असरअंदाज होती हैं ये शोर शराबा, चाहे हुकूमत करे या अपोजिशन करे? मेरा नहीं ख्याल इदारों के ऊपर कोई इस तरह का कोई मामला है कि एक बयान से इदारों में कुछ इस किस्म का असरअंदाजी हो जाएगी, कुछ ऐसी बात। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक और मामला है, चीफ जस्टिस साहब ने शिकवा किया था। उन्होंने कहा कि इंसाफ का शोबा जो है वो पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है। अब उनका सिर्फ इस पार्लियामेंट से नहीं शिकवा है, पिछली जो पार्लियामेंट्स रही हैं उससे भी है। जो इंसाफ का कानून का जो प्रोसेस है, वो इंसाफ की फराहमी का, उसको तेज़ करने के लिए पार्लियामेंट के पास जो सिफारिशात आती हैं, आप नहीं समझते कि उस पर बहुत जल्दी से अमल दरामद हो जाना चाहिए, ताकि जिस कोशिश में सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है उसमें आप भी मुआविन साबित हो सकें? देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से बिल्कुल इस पे इत्तफाक करता हूँ। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो रिफॉर्म्स, इस्लाहात आने चाहिए वो नहीं हो आ पा रहे, और उसकी कई वजूहात हैं। असल में एक तो बात यह है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो खाली जुडिशरी में नहीं आने, वो पुलिस रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स, ये तीनों इकट्ठे आएंगे तो इफेक्टिव होंगे। अगर ये अलहदा आएंगे इफेक्टिव नहीं होंगे। लिहाजा इसके ऊपर बड़ी एक जामे पॉलिसी चाहिए, एक बड़ी कंपोजिट पॉलिसी चाहिए, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जस्टिस साहब के इस बयान के बाद पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम जमातें बशमूल हुकूमत इस जानब ज्यादा संजीदगी से आगे बढ़े। अच्छा फवाद साहब, एक और मामला है, ये बलूचिस्तान में एक वाकया, अफसोसनाक वाकया हज़ारगंजी में पेश आया। अब वहाँ पर एक धरना भी चल रहा है। वो उनका मुतालबा है कि सरबराहान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब खुद पेश हों, वहाँ पर उनके पास तशरीफ़ लाएँ, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर आएँ। आपकी जब न्यूजीलैंड का वाकया हुआ तो हमने देखा था कि बहुत उस पर बयानात दिए गए, बड़ा सराहा गया। क्या हमने कुछ न्यूजीलैंड के उस वाक़े से सीखा? क्या उस पर कुछ अमल नहीं किया जा सकता फवाद चौधरी साहब के इमरान खान साहब या वज़ीर आला बलूचिस्तान वहाँ जाकर उन लोगों से मुलाकात कर लें? वज़ीर आला बलूचिस्तान गए हैं, अली ज़ैरी साहब हमारे मिनिस्टर हैं वो गए हैं, मिनिस्टर साहब भी। लेकिन मसला ये है कि फ्रैंकली इसका जो मामला है, इसका जो ताल्लुक है, वो हम लाशें उठाने कितने प्राइम मिनिस्टर्स गए हैं, कितने हमने ये सारा मामला देखा है, हमें इसके जेनेसिस का पता है, हमें इसकी वजूहात का इल्म है, हमें मालूम है ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से डोरें हिल रही हैं, बाहर के लोग इसमें मुलव्वस हैं, और जिस तरीके से इसको प्रेजेंट करने का एक तबका पाकिस्तान के अंदर कुछ, वहाँ पे 4 FC के लोग थे, वो सारे शदीद जख्मी हैं, एक शहीद हुए हैं। उनके ऊपर जो है वो जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एहलकारों ने जो कुर्बानियां दी हैं वो भी हमारे सामने है। लेकिन ये तो अनफॉर्चुनेट है, जो क्लास है जिस तरीके से इसको पेश करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल जाहिल है, उनको पता ही नहीं, ना बैकग्राउंड का पता है। ज्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं उनको ये भी नहीं पता कि ये इसका जो ताल्लुक है वो हमारे हमसाया मुल्क से उसका कितना ताल्लुक है। मामला इतने कॉम्प्लेक्स इशूज है, इसका मामला ये खाली आप ये समझिए कि वो जो न्यूजीलैंड का मामला है वो नहीं है। न्यूजीलैंड के हमसाए उसको कमजोर करने में नहीं लगे हुए। यहाँ पे ये एक पूरी एक नेटवर्क है जो काम कर रहे हैं। काफी हद तक हमने इस पे काबू पा लिया है, लेकिन मामला आखिर में है वो रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम उस पर भी काबू पाएंगे। बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है पाकिस्तान की कौम ने, इंशाल्लाह इसको भी हम देखें। सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं, राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सईद काजी साहब मौजूद हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। काजी साहब, एक पूरी कहानी है और इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो शहजाद अकबर साहब से भी हम सुनते हैं, फवाद चौधरी साहब इस तरह की हमें कई कहानियाँ सुना चुके हैं। अब एक तो पता नहीं इनकी मालूमात के ज़राए वही हैं जो नैब के ज़राए हैं, और नैब के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास भी वही हैं या मुख्तलिफ हैं, और इससे कोई फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। तो फवाद चौधरी साहब जो कहानी सुना रहे हैं इसकी कानूनी हैसियत भी होती है या नहीं होती है अलग सवाल है। लेकिन माजी में हमने देखा है कि जो हुकूमत दावे करती है वो नैब जाके फिर प्रूव नहीं कर पाती अदालतों के अंदर।
एक बात तो ये है कि जो 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट है, ये दो जो बड़े कारहाय नुमायां करके गए हैं इसहाक डार साहब, उनमें से एक ये है। इसको अगर आप खोल के पढ़ें, मुझे नहीं पता था आज आपने इस पे बात करनी है, वरना मैं मजीद इसको आज दोबारा देख के आता, मगर जो भी मेरे हादसे में है, इलेक्शन में अपने कागजात जमा कराने से पहले कि तुम डिफॉल्टर तो नहीं हो, तुम्हारा कोई खानदान का बंदा डिपेंडेंट डिफॉल्टर तो नहीं है, तुमने कोई बिल जो है वो ये 2013 में भी इन्होंने बाईपास किया था। उसकी भी मैं बात बता दूं, 2013 में जब स्टेट बैंक से पूछा गया कि आपने उन लोगों के क्यों नहीं कागजात नामजदगी रोके जो कि डिफॉल्टर थे, उन्होंने कहा जी हमें तो इलेक्शन कमीशन ने उनके जो कवायद ही नहीं भेजे, तो हम कैसे रोकते। और तीसरी बात सुने इसमें वारदात क्या थी, जो यहाँ के नादरा के चीफ थे जनाब किबला क्या तारिक मलिक साहब, उन्होंने कहा था मैं सॉफ्टवेयर बना देता हूं कि इधर से डालेंगे, लिंक्ड होगा FBI लिंक, इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक। उस पर चौधरी निसार अली खान साहब ने उन पर क्या इल्जामात लगवाए, वो ये सारे वारदातिये थे, आपके सामने ये खेल हुआ। ये इल्जामात जो ये लगा रहे हैं, मैं उनकी विरासती के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं कोई हम देख के बता सकते हैं, मगर बुनियादी तौर पर यह बदनीति पर मबनी बनाए गए थे और एक खास तबके को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है। और इसके जरिए और इत्तफाक से इस एक्ट के लाने का साल और बरतानिया में खरीदे गए जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी खरीदारी का जो साल है वो एक ही था, 92। अच्छा, अब मैं जरा इस एक्ट का जिसका ज़िक्र साहब आपने जिक्र किया है, जो आर्टिकल नंबर 4 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा मैं जरा पढ़ भी देता हूँ और स्क्रीन पर दिखा भी दीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, रेजिडेंट इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान एंड ऑल अदर पर्सन शेल बी इंटाइटल्ड एंड फ्री टू ब्रिंग, होल्ड, sell, transfer and take out foreign exchange within or out of Pakistan in any form and shall not be required to make a foreign currency declaration at any stage, nor shall anyone be questioned in regard to the same। उस सवाल भी नहीं हो सकता और उनको डिक्लेयर करना भी जरूरी नहीं है, डिक्लेरेशन भी जरूरी नहीं है। तो इतना खौफनाक एक्ट 1992 से अब तक चला। देखिए, ये जब आया था तब से बड़ा डिस्प्यूटेड था और कहा जाता था चंद फैमिलीज को इसको कैटर करने के लिए, ये कोई 32 या 30 फैमिलीज थी जिनके लिए इस एक्ट को लाया गया था। उस वक्त भी बाद में इस पर बहुत सी डिबेट्स हुई, लेकिन द मेन पर्पस था कि ये टैक्सेशन पर्पस के लिए है कि आपसे टैक्स की मद में नहीं पूछा जाएगा कि जनाब आपने ये पैसे पे टैक्स दिया है या नहीं। लेकिन हमारा जो कानून है उसमें यह है कि जो सब्सिक्वेंट लॉ होता है, जो बाद में आता है, अब जैसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में आया, तो ये हमेशा जो लेटर ऑन लॉ होता है वो ओवरराइड करता है पहले वाले कानून पे। और जो ये वाला कानून आ गया उसमें टैक्स की हद तक तो आप नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, चाहे वो इस कानून की मद में या इवन एमनेस्टी की मद में, अगर वो लेके आते हैं पैसे, तो उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने इस पर टैक्स दिया है नहीं दिया, लेकिन उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि जनाब आप या आपके वालिद साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, तो आप बताइए कि ये जो पैसा आपके अकाउंट में लैंड कर रहा है, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक ना सिर्फ ये लैंड कर रहा है, ये पहले यहाँ से हुंडी हवाले के ज़रिए बैरून मुल्क जाता है, और इसमें इन्होंने लोग काफ़ी सारे जो अरेस्ट किए हैं वो कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, इन कहीं ना कहीं वो एक चीनी है, एक कोई और है। तो ये अब अभी तक महज एलिगेशंस हैं, ठीक है। ये एक चीज़ बड़ी इसमें क्लियर है कि ये तमाम बैंकिंग ट्रेल है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि आपके अकाउंट में लैंड नहीं हो रहा। उसके बाद जो लेयरिंग हो रही है, पार्किंग हो रही है डिफरेंट अकाउंट्स में, वो भी अगर सामने आता है तो ये क्वेश्चन बड़ा वैलिडली पूछा जाएगा कि जनाब आप बताइए कि ये पैसे की सोर्स क्या है, जिस टीटी का हवाला दे रहे हैं कहां से, ये जिस टीटी का हवाला दे रहे हैं, तो ये तो एक कानूनी रास्ता है पाकिस्तान में पैसे लेकर आने का। देखिए, टीटी का आना तो है, लेकिन अब पैसा यहां से अगर जा रहा है ये तो एक अलग साबित करना होगा ना जी, क्योंकि पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये एक अलग मामला है। मैंने आपसे कहा ना कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि टीटी का लैंड करना आपके अकाउंट में, उसमें कोई ये आपने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की कि ये आपने किसी गलत तरीके से मंगाया, लेकिन जब पैसा आपके अकाउंट में आ गया, चाहे पाकिस्तान में किसी बैंक में आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है, और अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो आपने सबसे पहले उसका जवाब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत ये देना है
कि जनाब ये पैसा जो आपके अकाउंट में आया ये आपकी कौन सी कमाई थी, आपकी किसी फैक्ट्री की थी, आपकी किसी एग्रीकल्चर की थी, आपके और कोई फैमिली का कारोबार, पैसे कमाए हुए हैं, आपके बच्चों ने कमाए हुए हैं, तो आपको वो शो करना पड़ेगा कि आपने क्या काम करना है। आपने सिंपली बताना है कि जनाब ये पैसा मैंने फलानी सोर्स से कमाया था, ये उसका रसीदें हैं। वही बात आ रही है, पनामा वाली रसीदें आपने देनी है कि जनाब ये पैसा कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई किकबैक्स थी या नहीं। ये तो हम और इस एक्ट के होते हुए भी ये करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि जनाब आपने बताना है, हर हाल में बताना है कि ये पैसे की जो सोर्स है ये कहां से जनरेट हो रहा है। क्योंकि अगर आज की तारीख में आपके पास 1 मिलियन है और विद इन 5 years वो 100 मिलियन हो जाता है, तो फिर आपने उसकी टेक्निकल पॉइंट ये आप ये कह रहे हैं कि जब नैब का ऑर्डिनेंस आ चुका हुआ है तो ये जो है ये खुद ब खुद खत्म हो चुका है, ये नैब का जो ऑर्डिनेंस है वो इसको ओवरराइड करेगा और टैक्स की हद तक नैब नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि जनाब आप इसकी सोर्स हमें बता दीजिए। एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 14 जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का है वो फील्ड में आएगा और इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस वेल्थ की इनकम कहां से जनरेट हुई, ये आया आपको फैमिली जो उसमें बंटवारे में मिला था, ये कहां से मिला था, और इतनी जल्दी जो ये शूट अप होता है इसका ग्राफ ऐसे जाता है। ये एक्सप्लेनेशन इज मैंडेटरी और अगर वो दे देंगे ऑटोमेटिकली ये चीजें खत्म हो जाएंगी। काजी साहब, मसला यह है कि जब इस तरह की पहले भी 3-4 पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे याद है शहजाद अकबर साहब थे, फवाद चौधरी साहब बैठे, वो जरदारी साहब वाला मामला था, जब JIT रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने ऐसे ही तफसील से समझाया कि क्या हुआ, पैसे कहाँ से आए, कैसे गए। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते रहे जिसमें हमने 700 अरब रुपए का भी सुना, फिर कभी 85 अरब का सुना, फिर वो कभी 3 अरब पर या 300 अरब रुपए की बात भी हुई। ये तमाम फिगर्स आते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ऐसा लगता है कि इसका मकसद सिर्फ अब सियासी तौर पर फायदा उठाना या सियासी मुखालिफिन को जरा बदनाम करने की कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं है। या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा तासुर छोड़ रही है या बस इतना ही? देखें, बात सुने, बात यह है कि बड़ा हम मुहज़्ज़ब समझती है दुनिया अपने आप को, पता नहीं कब मुहज़्ज़ब होगी, और बड़े हमने कानून बनाए हैं कि किसी का जो राइट वायोलेट ना हो, और जो है ये भी होना चाहिए चेक, यहां ज्यादती ना हो जाए। अरे भाई बंदा जो है पहले साबित करें और ये इस काबिल हैं, मुझे बताएं यहां पे इतना बड़ा सोशल डिजास्टर है इनकी वजह से। और क्या, और अगर यहां 2/3 इकॉनमी आपकी ब्लैक है और 300 अरब डॉलर की ये टोटल इकॉनमी है, तो गोया 1 ट्रिलियन की तो होगी, तो वो 700 बिलियन डॉलर किसके पास है? मैं एक बात करता हूं ना, सारे मैशदान कहते हैं कि यहां आपकी 2/3 मेजॉरिटी जो है इस वक्त काली हो गई है, तो अगर काली है उसको सफेद के साथ जमा करें तो हम तो इंडिया से आधी इकॉनमी बनते हैं। तो किधर है सोशल सर्विसेज, किधर हैं? अस्पतालों में जो है टीका नहीं मिल रहा, दवाइयां इतनी महंगी हैं कि लोग जलील हो रहे हैं, और इन्होंने दवाई सस्ती करने का वादा किया, इसके बाद खुद बैक ट्रैक कर लिया। ठीक है, तो कहीं तो वारदात हो रही है ना, कहीं तो हम लुट रहे हैं। आप सर मुझे अगर इजाजत दीजिए तो मैं काजी साहब आपके वापस आता हूं, मुझे अगर इजाजत दें तो हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब बहुत देर से मौजूद हैं, जरा उनसे गुफ्तगू कर लें थोड़ी सी। मोहम्मद जुबैर साहब, ये फवाद चौधरी साहब की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अब उन्होंने आज हमें एक नया एक्ट समझाया है, 1992 में आप लोग लेकर आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, उसके तहत वो कहते हैं कि जी आपने ये जितनी मनी लॉन्ड्रिंग की उसके ज़रिए से की और फिर पैसा वापस लेकर आए, और उसकी मुश्किलों का भी हवाला वो हमने भी खैर अभी वो प्रोग्राम में बताया। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का जब नाम दे रहे हैं कि ये पापड़ वाला है, ये फलां रेडी लगाता था एक प्लाजे के सामने, और ये फलां, तो आपके ख्याल में बहुत ज़बरदस्त मालूमात क्या हुकूमत को मिल गई हैं और अब आपके खिलाफ बहुत कोई संगीन नौयत का मुकदमा जो है वो नैब लाने जा रहा है? देखिए ना, मुकदमा जो भी लेके आए वो और कानून के हिसाब से जो भी होगा उसका उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 1992 का एक्ट आया था, अगर वो एक तो वो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस थे, उस वक्त डॉलर्स पाकिस्तान में थे नहीं, उस वक्त यही था कि इनकरेज करने के लिए कि डॉलर्स का इनफ्लो हो, और ये सिर्फ पाकिस्तान में इस किस्म का एक्ट नहीं आया था, उस दौरान इंडिया में भी आया था, दूसरे ममालिक में भी आया था। और अगर वो एक्ट इतना खराब था तो उसके बाद मुशर्रफ की 10 साल की हुकूमत थी, तो खत्म कर लेते, अभी खत्म कर ले, 9 महीने इनको हो चुके आए थे। ये कहना कि जी 1992 का हम एक्ट अपने लिए लेके आए थे, तो फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही थी, वो खत्म कर लेती, मुशर्रफ की 10 साल रही थी, वो खत्म कर लेती।
ये अभी खत्म कर लें। तो अगर आप एक्ट के इतने खिलाफ हैं तो अभी खत्म कर लें ना, उनसे पूछे ना कि क्यों नहीं खत्म किया था, मनी लॉन्ड्रिंग किसके लिए करवा रहे थे। जी बिल्कुल मेरा ठीक एक है। सवाल है जुबैर साहब से, अगर इजाजत दें तो। एक अगर मैं सवाल कर सही है। सकूं, जुबैर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जुबैर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इनको खत्म करना चाहिए था। बात ये है, एक सवाल मैं कर लूं, मुझे एक बात का जवाब दे दें यार, आप भी उसी रूलिंग एलीट का हिस्सा हैं। आप लोगों से हम सवाल करते हैं आवाम कि जनाब आप कहते हैं यार मैंने चोरी की थी तो तुम कर लो, वो आता है तो वो कहते हैं यार तुमने कर लेना था। ये हमें आपने क्या बना रखा है? यानी जो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उन पे इल्जाम लगाते हैं। आपके पास दानियाल अजीज साहब नहीं बैठे हुए, आपके वही लोग नहीं है, कोई तकरीबन 1700 लोग हैं जो पार्टियां बदलते हैं और सारे वारदातें इधर होती हैं उधर होती हैं। मुल्क का जो है हाल वो आपके सामने है, हम किधर आमतौर पे जाएं? ऐसा होता है बिल्कुल जो जी जुबैर साहब, आमतौर पे जब नैब के हवाले से भी तरमीम का कहा जाता है ना कि नैब लॉ में तब्दीली लाई जाए, तो कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं लाए, वो कहते हैं जी आप क्यों नहीं लाए, पीपल्स पार्टी नहीं मैं तो सिर्फ इसलिए यार देखिए, ये तो एक आर्गुमेंट, नॉर्मल आर्गुमेंट है जी कि आप ये कह रहे थे कि 1992 में लेके आए हैं, तो उसका आर्गुमेंट मैं ये दे रहा था। मैं तो उसको नहीं कह रहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आया था। जस्ट वन सेकेंड जी आप ये कह रहे हैं कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हम लेके आए थे, तो मैं तो उसका जवाब में ये कह रहा हूँ कि अगर हम लेके आए थे तो उसके बाद इतनी हुकूमतें आई हैं, खासतौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ की आई, जिसमें आधे से ज्यादा आज कैबिनेट को लीड जो हैं वो फवाद चौधरी के साथ बैठे थे। तो ये अगर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो फवाद चौधरी साहब ये बता दें कि जी उन्होंने क्यों रखा था। और दूसरी बात ये है कि 9 महीने इनको, मैं तो नहीं कह रहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज होता है, आप तो उस पर इल्जाम लगा रहे। दूसरी बात ये है कि एक तो जब आप मोहम्मद जुबैर से पूछते, मैंने कोई पार्टी ना चेंज की ना कभी चेंज करूंगा, सो आई एम कंसिस्टेंट इन दैट थिंग। हर लॉ जो आता है, वो जो 1992 का एक्ट भी था, उसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। अगर आप फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स को करेंगे, एक वो जमाना था जो 92 से पहले आप जराबों में $100 लेके जाते थे, फिर उसके बाद एक जब हर चीज को पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है, नेगेटिवली भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये अगर एट्रीब्यूट करना कि वो सिर्फ उसको इसलिए लेके आए थे कि जी उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत बात है कि डॉलर्स हमें चाहिए थे। हमने इनकरेज किया था कि अगर आप डॉलर्स लेके आएंगे, उसको अभी डिबेट किया जा सकता है कि जी अगर आपने नहीं रखना, बिल्कुल उसकी अफादियत अगर बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल खत्म है। चले बिल्कुल ठीक है। मैं अब जी काई साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ी बैलेंस इनकी अप्रोच होती है और एक मैशत पे इनका बड़ा हाथ है, बड़ा है। ये बता दें इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई क्या? बुनियादी तौर पे क्या इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई? जब तक ये और ये ठीक कह रहे हैं कि आप ओवरराइड कर दिया, 92 ने ओवरराइड कर दिया और बड़ी खुशनीति से लेकर आए थे वो। और अगर ये सब कुछ नीति से हो रहा था तो आज $100 अरब का कर्जा जो है ये क्यों चढ़ गया हमारे ऊपर? अगर माल इस तरह से ब्लीड, इकोनॉमी ब्लीड हुई ना पूरी तरीके से, तो ये क्यों हुआ सब हमारे साथ? जी, और मुल्क के हालात अच्छे नहीं थे, वो चाह रहे थे कि डॉलर मुल्क में लाया जाए, इसलिए उन्होंने ये एक बात असल बड़ी मजेदार है, मुल्क के हालात हमेशा खराब रहे हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग के बिल्कुल इस्तेमाल हो गया अनजाने में, तो नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने कभी बैंकरप्सी फाइल नहीं की, इनको कभी इनके जो जाती बिजनेस अंपायर्स हैं कभी उसको देखा कि क्राइसिस में आई हैं। क्राइसिस में क्या होता है? जो कारोबार है मैशत ये सरकार का चलाते हैं, उसका इन्होंने बुरकस निकालना होता है और इनके अपने जाके कारपोरेट ऑफिस देखें, इनके जाके बाहर इनकी प्रॉपर्टियां देखें। ये कैसी अजीब बात है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेरी गुड फॉर दिस टाइनी माइनॉरिटी जिसके पास पॉलिटिकल पावर है और साथ जराए पैदावार पर भी कब्जा है। अगर कोई मरता है तो वो जो इस मुल्क का आम शहरी है या इसकी मैशत बर्बाद है। ये मुझे आज तक डाइकोटमी समझ नहीं आई। वो है वो जो बिल्कुल ठीक है सर। मैं अब जी एक मैं मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, फिर राय से मैं आपसे जानना चाह रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने जो शिकवे किए हैं कि पार्लियामेंट की तरजीह नहीं है कि वो रिफॉर्म्स लेकर आए, हम जो सिफारिशात करते हैं उस पर अमल नहीं करते, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हुकूमत करना नहीं चाहती, या हुकूमत की महज तरजीह नहीं है बस कि वो उस पर तवज्जो नहीं दी, या फिर जो सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही हैं हुकूमत के वो मुफाद में नहीं है, इस वजह से उसको इग्नोर किया गया। एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद राजा आमिर बास साहब।
ये चीफ जस्टिस आसिफ खोसा साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से इंसाफ का शुबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं है। ये बड़ी एक दिल दुखा देने वाली स्टेटमेंट भी थी और ऐसा लग रहा था खुद भी वो इससे मायूस हैं या परेशान हैं। और वो कह रहे हैं कि 17 रिपोर्ट्स भेजी, सिफारिशात भेजी और उसको इग्नोर किया गया। आपके ख्याल में ये, और एक तो मैं जानना चाहूँगा कि किस किस्म की सिफारिशात होती हैं सुप्रीम कोर्ट जो भेजता है पार्लियामेंट को या भेजी गई, और क्या महज ये इसलिए इग्नोर हुई कि हुकूमत के पास की प्रायोरिटी लिस्ट में ये नीचे थी, या फिर ये हुकूमत के फेवर में नहीं जाता कि वो ये तरमीम लेकर आएँ? असद, मैं इस स्टेटमेंट को एक बड़ा सीरियस नोट पे देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक तरीके से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस पे। और पार्लियामेंट वो अदारा है जिसका काम पॉलिसी देना है, पॉलिसी साज इदारा है और कानून साज इदारा है। कानून साज इदारा। अब उसने क्या काम करना है, उसकी अव्वलीन तरजीह, अव्वलीन प्रायोरिटी जो होती है वो लेजिस्लेशन होती है। और अगर पार्लियामेंट लेजिस्लेशन की तरफ से कोताही दिखा रही है, चाहे वो इसके जुडिशल सिस्टम या जस्टिस की तरफ से हो, चाहे वो इकोनॉमी के तरफ से हो, चाहे वो मज़दूरों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो मुल्क की इंडस्ट्री के लिए हो, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हो, किसी किस्म की लेजिस्लेशन होती हुई हमें पार्लियामेंट में नज़र नहीं आई। पार्लियामेंट में हमें क्या नज़र आया? हमें नज़र आया कि पंजाब के जो पार्लियामेंट है, पंजाब असम्बली के, उसने कानून साजी कर ली कि जी पार्लियामेंटेरियंस के आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और तनख्वाहें बढ़ा दें, और जो वजीर आला साहब होंगे उनको लाइफ टाइम ये मराद दे दी जाए। ये पार्लियामेंट कानून साजी कर देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की चीज़ों पे हो गई। पार्लियामेंट में जो परफॉर्मेंस देखते हैं वो ये देखते हैं कि अपने अपने केसेस आके बता रहे होते हैं कि जी आज हमें नैब उठा के ले गई, आज हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर ये हो गए, चाहे वो सिंध की हो, इधर की हो, पंजाब की हो, केपी की हो। तो अब ये बहुत एक लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है अब इसमें भी बहुत से वो कह रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ये जो नैब का ऑर्डिनेंस है इसमें तरमीम की ज़रूरत है, यहाँ पे बेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। नतीजा क्या निकलता है कि एक इनकन्सिस्टेंट किस्म की जजमेंट्स मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, मुख्तलिफ अदालतों से आ रही हैं। अब जहाँ पे पार्लियामेंट का काम है वहीं जुडिशरी का भी काम है कि जनाब ये देखें कि जनाब ये इनकन्सिस्टेंट तरीक़ाकार क्यों है, इनकन्सिस्टेंट व्यूज़ क्यों आते हैं। और उसके बाद हाई कोर्ट लेवल पे बिल्कुल सरहन मुख्तलिफ फैसले हैं। सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन देती है कि जनाब ऐसे केसेस में आपने ये गाइडलाइन है कि जो कि बाइंडिंग होती है नीचे की अदालतों पे, कि जब उनको इग्नोर किया जाता है तो उसमें क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि इस मुल्क के जो तीसरा जुडिशरी हो गई, पार्लियामेंट हो गई, और फिर हम आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ भी वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं कि जी हमें तो मसला पड़ा हुआ है, नैब की वजह से, खौफ और हरास की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, हम कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये ओवरऑल जो सी परफॉर्मेंस है इस सिस्टम की, उसके ऊपर एक सवालिया निशान लगता जा रहा है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म्स भेजी थी वो रिफॉर्म्स उन्होंने कहा 17 हमने मुख्तलिफ, क्योंकि जो जिसका लॉ कमीशन है उसने भेजी, पार्लियामेंट ने वहां पे कानून बहुत पुराने चले आ रहे हैं, कोई 1923 से चल रहा है जी, कोई 1860 से चल रहा है, और वो 100-200 साल से कवानीन चल रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी पुलिस रिफॉर्म्स की, उन्होंने बात की कि हमने पुलिस में रिफॉर्म्स की बात की। अब क्या था, उन्होंने करना क्या था, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है कि वो ये तमाम बिल्स ड्राफ्ट करे, वो तमाम चीजें ड्राफ्ट करके असेंबली में पेश किया जाए, वहां पे डिबेट हो, डिबेट होने के बाद वहां पे इन कानून साजी जी। मसला अब ये आता है ना कि काजी साहब, मसला ये आता है कि कानून साजी जो है वो अदालतों का, पार्लियामेंट का काम है, लेकिन इल्ज़ाम अदालतों पर आता है कि जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है, जुडिशरी उसमें रिफॉर्म्स नहीं ला पा रही, जबकि असल में जो कानून साजी है वो पार्लियामेंट ने करनी है। रुका वहां पर हुआ मामला। देखिए, बुनियादी तौर पर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इस पूरे अहद में जब से यहाँ पे डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई है, अभी रिसेंट हिस्ट्री में अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं तो आप देखें, आप इस तरह करें कि एक सिर्फ और बाकी छोड़ दें, एक तो पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक तो कानून, एक तो बिल पास होना है ना, वो आपका फाइनेंस बिल है, वो फाइनेंस बिल उठा लें। उसमें आप देखें कि उस फाइनेंस बिल में किस तबके के मफादात की गैर ज़रूरी तौर पर जो है वो प्रोटेक्शन हो रही है और कौन मारा जा रहा है। आपको उठा लें, पीपल्स पार्टी के भी उठा लें और हमारे भी उठा लें। अभी आप मुझे देखें हो क्या रहा है। अभी जुबैर साहब मेरे भाई सामने बैठे थे, हतार इलेक्ट्रिकल कम्प्लेक्स जब ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन में थे, वो मुनाफे पे चल रहा था, उसको बेचने के चक्कर में पता चला कि वो तो कोई कंपनी 4 दिन पहले बनी थी, उसके बाद आशाब करवा दिया गया। अब क्या हो रहा है, अब स्टील मिल है। मैं मतलब काम क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट हम रिप्रेजेंट कर, क्या वाकई ये लोग हमारे मफादात को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद इसहाक डार साहब कायमा कमेटी के सामने कहा उन्होंने कि 12 कार्टल्स हैं।
अरे भाई हम कहां फिक्र करते हैं? जिन वी फुट द बिल, इस मुल्क की रियासत को चलाने के 70-80% पैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस से मैं और आप दे रहे हैं। वहां पे क्या काम हो रहा है? वहां पे मुझे बताएं कि वहां पे अब जो एक स्टील मिल का मामला ले लें, अगले दिन कायमा कमेटी में वहां पे इसका मतलब है ये वाला जो बहाना है काजी साहब, क्या कौन सा बहाना? काजी साहब ये वाला जो बहाना फिर हम देखते हैं कि जी पार्लियामेंट या ये वाला जो पार्लियामानी निज़ाम है इसके अंदर सख्त नहीं है कि ये परफॉर्म करे, तो अगर कौम की तकदीर बदलनी है तो फिर मुतबादल निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा, ये भी बहाना है, तरफ जाना पड़ेगा। तो ये बयानिया फिर उस लिहाज से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये जो जितनी सख्त इस पार्लियामेंट के अंदर है उतना परफॉर्म तो अभी भी ये नहीं कर रही। नहीं, मैं इसको एक और तरीके से, अगर आप तो ये बहस जो आज हमें सोशल मीडिया पे चला दी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या वो, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। अरे भाई एक इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप है, खौफनाक माशी। मुझे बताएं जमहूरियत कहां पता चलती है? अभी मैं बीमार हो जाता हूं, मैं अस्पताल में जाता हूं, वहां जमहूरियत है? मैंने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है, वहां जमहूरियत मेरा इंतजार कर रही है? या मैं ढेरों फीस लेके जाऊं? क्या करूंगा मैं? यहां पे समाज में जमहूरियत क्या है? सिर्फ इलेक्शन होना, आपका इलेक्ट हो जाना, उसके बाद अंदर आपका वजीर बन जाना, ये जमहूरियत है? बात यह है कि एक पार्लियामान क्या मेजॉरिटी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, या पब्लिक पॉलिसी कैप्चर करके 1% लोगों की दहलीज पर या चौखट पर ला के रख दी गई है? मुझे बताएं क्या काम हो रहा है? पिछले हम लड़े मार्शल लॉ में, हमने कुट्टें खाई, अंदर भी हुए, इसलिए हुए कि जनाब एक टाइनी माइनॉरिटी जो है वो अब सारा प्राइवेटाइजेशन का आप खेल देख लें। ये अभी कल परसों की बात है, ये कमेटी में जब गए कि ये $80 बिलियन रुपए का टीका लगा, ये जो आपकी बर्बाद हुई है स्टील मिल, और उसे ठीक किससे करवा रहे हैं? ये इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। हबको के चीफ हैं, वो बैठे हुए हैं, जो असद उमर साहब के कुलीग हुआ करते थे इस एंग्रो में। मुझे बताएं वो ठीक भाई एक, और उसमें रिपोर्ट में क्या आया कि जनाब अगर तो स्टील मिल चलनी है तो फिर ये बंद होंगी। ये मैं जब पहले बात, असल में क्या हुआ है कि जिस तरह अब तो सुना है बेच दी उन्होंने, आई डोंट नो बेची, ये नहीं कोई बता रहा था, आपके खाकान अब्बासी साहब ने ब्लू एयर बेच दी है। तो भाई प्राइम मिनिस्टर उसको पाइपलाइन में सर वो स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन वाले, वो स्टेट लाइफ वाले वो एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर आकर नेशनल प्रेस क्लब के सामने, प्रॉफिट में चलने वाले होने जा रहे हैं, वो परेशान बैठे हैं। स्टेट लाइफ प्रॉफिट में चल रहा है, उसको ये प्रॉफिट में चलने वाला है। तो आप गिद्धों की तरह हमारी मैशत की आपने नोचना है तो ठीक है, फिर कान की डेमोक्रेसी, हमें प्रेसिडेंशियल निजाम में हमारी खाल खींच लो, हमारी पार्लियामानी, और हमें इस फ्रॉड में मुब्तला, और हम शामिल हो जाते हैं। ओहो पार्लियामानी निजाम नहीं, और निजाम ना पार्लियामानी होता है ना सदारती होता है, माशी होता है। अगर मैशत और माश जमहूरी नहीं है और मैशत में जमहूरियत नहीं है, वो मसला ये ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम जो माजी में इसी गवर्नमेंट के लोगों से सुनते रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टेट लाइफ का आपने जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया कि अब देखना यह पड़ेगा ना कि स्टेट लाइफ के मुकाबले में कोई जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है बहुत बड़ी, वो किस वफाकी वजीर की है, जो इसको अगर गिराया जाएगा तो उस कंपनी को फायदा होगा डेफिनेटली। तो ये इंटेंशंस अगर इसके पीछे हैं कि किस तरह से प्राइवेटाइज करना है, या इसको पहले गिरा देना है और फिर गिरा के प्राइवेटाइज करना है, तो आई डोंट नो क्या हुकूमत क्या सोच रही है। मैं एक चीज राजा आमिर साहब आपसे जानना चाहता हूं, खसारे में धकेल के फिर बेचते हैं। हाँ, पहले खसारे में धकेलते हैं जी, बिल्कुल सही है। अच्छा राजा साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कल से एक शरीफ फैमिली के लिए, शहबाज शरीफ फैमिली के लिए एक वीक शुरू हो रहा है, शहबाज शरीफ, फिर नुसरत साहिबा, फिर जवेरिया और मोहतरमा राबिया साहिबा, ये नैब में बारी बारी जा रही हैं। आप इसे डू यू सी इन अ वेरी सीरियस ट्रबल शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ फैमिली, या नहीं? देखिए सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 1 मिनट मैं सिर्फ लूँगा कि पहले जो आपने बात किया ना कि पार्लियामेंट क्या फेल हो रही है, देखिए ये जितने इश्यूज इन काजी साहब ने भी उठाए, मैंने भी बातें की, ये डिबेट्स में या टीवी के चैनल्स पे सेटल नहीं होने। अल्टीमेटली फोरम इसका है पार्लियामेंट ही, और ये जितने चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की कि ये पार्लियामेंट में ही सेटल होना है। और पार्लियामेंट में हम क्या देखते हैं, जो इलेक्शन लॉज हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर है। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में भी पार्लियामेंटेरियंस कुछ नहीं करते। और दोबारा से मैं कहूँगा कि जो शख्स करोड़ों रुपये लगा के आता है वो पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आता कि उसने, इन्होंने कहा ना हमारे लिए कुछ नहीं सोचते, तो वो आपके सोचने के लिए नहीं आएगा, वो अपने लिए और अपने अगले इलेक्शंस के लिए आएगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल में पार्लियामान बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रही, और 9 महीने अगर आप देख लें कि इस पार्लियामान का खर्चा कितना हुआ और उसकी डिलीवरेंस कितनी है, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब आपका ये जो सवाल है कि जी नेक्स्ट वीक में ये क्या, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक बात तो तय है कि अगर ये एलिगेशंस कभी 85 अरब,
कभी इतने अरब, कभी 3 अरब, कभी करोड़, इसमें बात क्लियर करनी चाहिए इवन नैब को। आप एतमाद खत्म कर रहे हैं वैसे इस तरह की बातें। अमाउंट्स कितना है, और नंबर 2 ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी हमें क्यों बुलाया जा रहा है। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर के बेटे बच्चे फैमिली हैं और आपके अकाउंट में 1 मिलियन से एकदम 1000 मिलियन हो जाता है और आपसे सिंपल पूछा जाता है, तो उसका जवाब देना तो कोई ऐब नहीं है किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। मुझे वो बात याद आ रही है कि जिसके हम मानने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा था कि अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा भी चोरी करेगी तो मैं इसका हाथ काट दूंगा। ऐसे में तो ये आर्गुमेंट फिर आप मानने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कहते हैं कि बेटियां सांझी होती हैं जी, बेटियों का क्यों एहतसाब हो रहा है? देखिए, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को, रियासत मदीना उन्हीं की थी, तो हमें ये बातें नहीं। अगर आपसे पूछा जा रहा है, रसीदें मांगी जा रही हैं, अगर आपसे मनी ट्रेल मांगा जा रहा है, आप कह रहे हैं मुझे सिर्फ ये बता दें काजी साहब जाते जाते कि ये जो अलीमा साहिबा की मिसाल आज भी मैं कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से सुन रहा था कि आप उनसे नहीं पूछते, तो ये मुमासलत है। क्योंकि कुछ लोग आर्गुमेंट ये देते हैं कि अलीमा जो है पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन जबकि ये जो दोनों बेटियां हैं ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की साहबजादियां हैं और उस जमाने में की ये ट्रांजैक्शन है जिस जमाने में उनके वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो दोनों में मुमासलत देखते हैं काजी साहब आप? देखिए, अगर तो अलीमा साहिबा ने कोई कानून तोड़ा है कारोबार, निजी कारोबार करते हुए, तो बिल्कुल उन पे तादीबी कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। टैक्स लॉस की खिलाफवर्जी की उन्होंने, कोई जो भी है। बात रहेगी ये क्यों इंपॉर्टेंट है यार? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है असदुल्ला खान साहब कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब मेरी अमानतों पे जो लोग बैठे हैं, जिस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगेगा या वो स्टेंटेड ग्रोथ से मर जाएगा, जो कि मर रहा है और शर्मनाक फिगर्स हैं उसके, और मैं अस्पताल में हमें दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये लोग हमारी अमानतों पे बैठे हुए हैं। आज मैं ये सवाल उठाता हूं, ये जो बातें सामने आ रही हैं, क्या ये लोग इस काबिल हैं कि इन्हें हम अपनी अमानतों पे बिठाएं? और क्या ये जो जितना हमारा सिस्टम है तफ्तीश का, कानून का, ये इस है इनको हाथ डाल सके? अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फर्क ये भी है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर की बेटी होना और एक आम शहरी होना, और उन्होंने अलीमा खान साहबा ने टैक्स लॉस की खिलाफ वर्जी की जिस पर उनको जुर्माना हुआ, लेकिन यहाँ पर नैब लॉस की खिलाफ वर्जी हुई है, तो ये फ़र्क भी है। बहरहाल आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।